प्रणाम। मैं सुबोध तिवारी आज आपके समक्ष सूरज का 7वां घोड़ा का अगला भाग लेकर उपस्थित हूँ। माणिक मुल्ला की भेंट सती से कैसे हुई, बहुत अजीब परिस्थिति में हुई थी लेकिन कैसे हुई, और लिली के अभाव उनके दिमाग से कैसे निकला, ये हम देखते हैं। सती से उनकी भेंट बहुत अजीब ढंग से हुई। कारखाने के बाहर चमन और सती मिलकर गंगा महाजन के यहाँ का देना पावना जोड़ रहे थे। चमन ने जो कुछ पढ़ा लिखा था वह भूल चुके थे। सती ने थोड़ा पढ़ा था पर यह हिसाब काफी जटिल था। उधर माणिक मुल्ला दही लेकर घर जा रहे थे कि दोनों को हिसाब पर झगड़ते देखा। सती सिर झटकती थी तो उसके कानों के दोनों बूंदे चमक उठते थे, और हंसती थी तो मोती से दांत चमक जाते थे। मुड़ती थी तो कंचन सा बदन झलमला उठता था, और सिर झुकाती तो नागिन सी अलकें झूल जाती थी। अब अगर माणिक मुल्ला के कदम धरती से चिपक ही गए तो उसे माणिक मुल्ला का कौन कसूर, आप बताएं। इतने में चमन ठाकुर बोले, जयराम जी की भैया, और उनके कटे हुए दाएं हाथ ने जुम्बिश खाई और फिर लटक गया। सती हंसकर बोली, लो जरा हिसाब जोड़ दो माणिक बाबू। और माणिक बाबू भाभी के लिए दही ले जाना भूल कर इतनी देर तक हिसाब लगाते रहे कि भाभी ने खूब डांटा। लेकिन उस दिन से अक्सर उनके जी में सती का हिसाब जोड़ना आता रहा, और गणित शास्त्र में एकाएक उनकी जैसे दिलचस्पी बढ़ गई। उसे देखकर ताज्जुब होता था। माणिक मुल्ला की गिनती पता नहीं क्यों सती अपने मित्रों में करने लगी। एक ऐसा मित्र जिस पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है, जो बहुत आजकल कम मिलते हैं। एक ऐसा मित्र जिसे सभी साबुन के नुस्खे निसंदेह बताए जा सकते थे, जिसके बारे में पूरा भरोसा था कि वह साबुन के नुस्खों को दूसरी कंपनी वालों को नहीं बताएगा, जिस पर सारा हिसाब छोड़ा जा सकता था, जिससे यह भी सलाह ली जा सकती थी कि हरदन स्टोर्स के माल उधार दिया जा सकता है या नहीं। माणिक के आते ही सती सारा काम छोड़कर उठाती, दरी बिछा देती, जमे हुए साबुन के थाल ले आती और कमर से काला चाकू निकाल कर साबुन की सलाखें काटती जाती और माणिक को दिन भर का सारा दुख सुख बताती जाती। किस बनिए ने बेईमानी की, किसने सबसे ज्यादा साबुन बेचा, कहाँ किराने की नई दुकान खुली है, वगैरह वगैरह। माणिक मुल्ला उसके पास बैठकर एक अजब सी बात महसूस करते थे। इस मेहनत करने वाली स्वाधीन लड़की के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो न पढ़ी लिखी भावुक लिली में था और न अनपढ़ दमित मन वाली जमुना में था। इसमें सहज न स्वस्थ ममता थी जो हमदर्दी चाहती थी, हमदर्दी देती थी, जिसकी मित्रता का अर्थ था एक दूसरे के दुख सुख, श्रम और उल्लास में हाथ बटाना। उसमें कहीं से कोई गांठ, कोई उलझन, कोई भय, कोई दमन, कोई कमजोरी नहीं थी, कोई बंधन नहीं था। उसका मन खुली धूप की तरह स्वच्छ था। अगर उसे लिली की तरह थोड़ी शिक्षा भी मिली होती तो सोने में सुहागा होता, मगर फिर भी उसमें जो कुछ था वह माणिक मुल्ला को आकाश के सपनों में विहार करने की प्रेरणा नहीं देता था, न उन्हें विकृतियों के अंधेरी खाइयों में गिराता था। वह उन्हें धरती पर सहज मानवीय भावना से जीने की प्रेरणा देता था। जैसा अक्सर कहा जाता है, आकाश में उड़ना नहीं है, धरती में घुसना नहीं है, धरती पे रहना है। वह उन्हें धरती पर सहज मानवीय भावना से जीने की प्रेरणा देती थी। वह कुछ ऐसी भावनाएं जगाती थी जो ऐसे ही कोई मित्र संगिनी जगा सकती थी, जो स्वाधीन हो, जो साहसी हो, जो मध्य वर्ग की मर्यादाओं के शीशों के पीछे सजी हुई गुड़िया की तरह बेजान और खोखली न हो, जो सृजन और श्रम में सामाजिक जीवन में उचित भाग लेती हो, अपना उचित देय देती हो। यानी कि दोनों, लड़का और लड़की, दोनों सहभागी हों, ना कि एक दूसरे पर आश्रित हों। मेरा यह मतलब नहीं कि माणिक मुल्ला उसके पास बैठकर यह सब चिंतन किया करते थे, नहीं, यह सब तो उस परिस्थिति का मेरा अपना विश्लेषण है। वैसे माणिक मुल्ला को तो वह केवल बहुत अच्छी लगती थी, और उन दिनों माणिक मुल्ला का मन पढ़ने में भी लगने लगा, काम करने में भी, और उनका वजन भी बढ़ गया, और उन्हें भूख भी खुलकर लगने लगी। वे कॉलेज के खेलों में भी हिस्सा लेने लगे। माणिक मुल्ला ने जरा झेपते हुए भी स्वीकार किया कि उनके मन में सती के लिए बहुत आकर्षण जाग गया था, और अक्सर सती के हाथ दांत सी गर्दन को चूमते हुए उसके लंबे झूलते बूंदों को देखकर उनके होंठ कांपने लगते थे, और माथे की नसों में गर्म खून जोर से दौड़ने लगता था। पर सारी मित्रता के बावजूद कभी सती के व्यवहार में उसे जमुना सी कोई बात नहीं दिखाई पड़ी। माणिक की निगाह जब उसके झूलते हुए बूंदों पर पड़ती और उनका माथा गर्म हो जाता, तभी उनकी निगाह सती की कमर से झूलते हुए चाकों पर भी पड़ती थी, और माथा फिर ठंडा हो जाता था, क्योंकि सती उन्हें बता चुकी थी कि एक बार एक बनिए ने साबुन की सलाखें रखवाते हुए कहा, साबुन तो क्या, मैं साबुन वाली को भी दुकान पर रख लूं। तो सती ने फौरन चाकू खोल कर कहा,
मुझे अपनी दुकान पर रख और ये चाकू अपनी छाती में रख कमीने। तो सेठ ने सती के पांव छूकर कसम खाई कि वह तो मजाक कर रहा था, वरना वह तो अपने पहली से ठानी नहीं रख पाया, वही दरबान के साथ चली गई और भला सती को क्या रखेगा। इसी घटना को याद कर माणिक मुल्ला कभी कुछ नहीं कहते थे, पर मन ही मन एक अव्यक्त करुण उदासी उनकी आत्मा पर छा गई और उन दिनों वे कुछ कविताएं भी लिखने लगे थे, जो बहुत करुण विरह गीत होती थी, जिनमें कल्पना कर लेते थे कि सती उनसे दूर कहीं चली गई और फिर वे सती को विश्वास दिलाते थे कि प्रिय, तुम्हारे प्रणय का स्वप्न मेरे हृदय में पल रहा है और सदा पलता रहेगा। कभी कभी वे बहुत व्याकुल होकर लिखते थे, जिसका भावार्थ होता था कि मेघों की छाया में तो अब मुझे तृषित नहीं रहा जाता। आदि आदि सारांश यह कि वे जो कुछ सती से नहीं कह पाते थे उसे गीतों में बांध डालते थे। पर जब कभी सती के सामने उन्होंने उसे गुनगुनाने का प्रयास किया तो सती हंसते हंसते लोटपोट हो गई और बोली, तुमने बन्ना सुना है, सांझी सुनी है? और तब वह मोहल्ले में गाए जाने वाली गीत इतनी दर्द भरी आवाज में गाती थी कि माणिक मुल्ला भाव विभोर हो उठते थे और अपने गीत उन्हें कृत्रिम और शब्दाडंबर पूर्ण लगते थे। ऐसी थी सती, सदैव निकट सदैव दूर, अपने में एक स्वतंत्र सत्ता जिसके साथ माणिक मुल्ला के मन को संतोष भी मिलता था और आकुलता भी। कभी कभी वे सोचते थे कि अपने भावनाओं को पत्र के माध्यम से लिख डालें, और वे कभी कभी पत्र लिखते भी थे, बहुत लंबे लंबे और बहुत मधुर, यहाँ तक कि अगर वे बचे होते तो उनकी गणना नेपोलियन और सीजर के प्रेम पत्रों के साथ की जाती। मगर जब उसमें आत्मा की ज्योति, चांद की राजकुमारी आदि वे लिख चुकते तो उन्हें ख्याल आता कि वह भाषा तो बेचारी सती समझती नहीं है, और जो भाषा उसके समझ में आती थी उसका व्यवहार करने पर कमर में लटकने वाले काले चाकू की तस्वीर दिमाग में आ जाती थी, तो उन्होंने वे सब खत फाड़ डाले। इसी बीच में सती की ममता माणिक के प्रति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई, और जब माणिक मुल्ला कहीं जाते, बाहर बैठा हुआ चमन ठाकुर अपना कटा हाथ हिलाकर इन्हें सलाम करता, हंसता और पीठ पीछे इन्हें बहुत खुनी निगाह से देखकर दांत पीसता और पैर पटक कर हुक्के के अंगारे कुरेदता। सती माणिक के खाने पीने, कपड़े लत्ते, रहन सहन में बहुत दिलचस्पी लेती और बाद में अपने अड़ोसिन पड़ोसिन से बतलाती थी कि माणिक 12वें दर्जे में पढ़ रहे हैं और इसके बाद बड़े लाट के दफ्तर में इन्हें नौकरी मिल जाएगी, और हमेशा माणिक को याद दिलाती रहती थी कि पढ़ने में ढिलाई मत करना। पर एक बात अक्सर माणिक देखते थे कि सती अब कुछ उदास सी रहने लगी है, और कोई ऐसी बात है जो यह माणिक से छिपाती है। माणिक ने बहुत पूछा पर उसने नहीं बताया, पर वो अक्सर चमन ठाकुर की झिड़क देती थी। राह में उसकी चिलम पड़ी रहती थी तो उसे ठोकर मार देती थी, खुद कभी हिसाब न करके उसके सामने कापी और वसूल के रुपए फेंक देती थी। चमन ठाकुर ने एक दिन माणिक से कहा कि मैं अगर इसे न लाकर पालता पोसता तो इसे चिल और गिद्ध नोच नोच कर खा गए होते। और यही जब माणिक ने सती से कहा तो वो बोली, चिल और गिद्ध खा गए होते तो अच्छा होता, बजाय इसके कि राक्षस उसे नोचे खाए। माणिक ने सशंकित होकर पूछा तो बहुत झल्ला कर बोली, यह मेरा चाचा बनता है, इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया था, इसकी निगाह में खोट आ गया है, पर मैं डरती नहीं, यह चाकू मेरे पास हमेशा रहता है। और उसके बाद उन्होंने सती को पहली बार रोते देखा और वो अनाथ, मेहनती और निराश्रित लड़की फूट फूट कर रोई और उन्हें कई घटनाएं बताई। यह बात सुनकर माणिक मुल्ला को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, पर वे बहुत व्यथित हुए और यह जानकर कि ऐसा भी हो सकता है उनके मन में बहुत धक्का लगा। उस दिन शाम को उनसे खाना नहीं खाया गया और सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए कि यह जिंदगी इतनी गंदी और विकृत क्यों है। उसके बाद उन्होंने देखा कि सती और चमन ठाकुर में कटुता बढ़ती ही गई, साबुन का रोजगार भी ठंडा होता गया और अक्सर माणिक के जाने पर सती रोती हुई मिलती और चमन ठाकुर चीखते गरजते हुए मिलते। वे रिटायर्ड सोल्जर थे अतः कहते, शूट कर दूंगा तुझे, संगीन से 2 टुकड़े कर दूंगा, तूने समझा क्या है, आदि आदि। सती के चेहरे पर थोड़ी खुशी उस दिन आई जिस दिन उसे मालूम हुआ कि माणिक 12वां दर्जा पास हो गए हैं। उन्होंने उस दिन महीनों बाद पहली बार चमन ठाकुर से जाकर 2 रुपए मांगे, एक की मिठाई मंगाई और दूसरे के फूल बतासे चंडी के चौथरे पर चढ़ा आई, पर उस दिन माणिक आए ही नहीं। जिस दिन माणिक आए उस दिन उसे जानकर बड़ी निराशा हुई कि माणिक नौकरी नहीं करेंगे बल्कि पढ़ेंगे। हालांकि भैया भाभी ने साफ मना कर दिया कि अब जमाना बुरा है और वे माणिक का खर्चा नहीं उठा सकते। सती की राय भैया भाभी के साथ थी क्योंकि वो अपनी आंख से माणिक को बड़े लाट के दफ्तर में देखना चाहती थी, पर जब उसने माणिक की इच्छा पढ़ने की देखी तो कहा, उदास मत हो, अगर मैं यही रही तो मैं दूंगी तुम्हें रुपए, अगर नहीं रही तो देखा जाएगा। माणिक मुल्ला ने घबराकर पूछा कि कहाँ जाओगी तुम? तो सती ने एक और बात बताई जिसे माणिक स्तब्ध रह गए। महेसर दलाल यानी जमुना वाले तन्ना का पिता अक्सर आया करता था और चूंकि दलाल होने के नाते उसकी सुनारों और सर्राफों से काफी जान पहचान थी, अतः वो गिलट के कड़े और पायल पर पॉलिश कराकर और चांदी के गहनों पर नकली सुनहरा पानी चढ़वा कर लाता था और सती को देने की कोशिश करता था।
जब माणिक मुल्ला ने पूछा कि चमन ठाकुर कुछ नहीं कहते तो बोली कि रोजगार तो पहले ही चौपट हो चुका है। चमन गांजा और दारू खूब पीता है। मैसर दलालों से रोज नए नोट ला कर देते हैं, रोज उसे अपने साथ ले जाते हैं। रात को वो पिए हुए आता और ऐसी बातें बकता है कि सती अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लेती और रात भर डर के मारे उसे नींद नहीं आती। इतना कहकर वह रो पड़ी और बोली, सिवा माणिक के उसका अपना कोई नहीं और माणिक भी उसे कोई रास्ता नहीं बताते। माणिक उस दिन बहुत ही व्यथित हुए और उस दिन उन्होंने एक बहुत ही करुण कविता लिखी और उसे लेकर किसी स्थानीय पत्र में देने ही जा रहे थे कि रास्ते में सती मिली। वो बहुत घबराई हुई थी। तुम मेरे यहाँ मत आना, चमन ठाकुर तुम्हारा कत्ल करने पर उतारू है, 24 घंटे नशे में धुत रहता है। तुम्हें मेरी मांग की कसम है, तुम फिक्र न करना, मेरे पास चाकू रहता और फिर कोई मौका पड़ा तो तुम तो हो ही। जानते हो बूढ़ा पोपला महेसरा मुझसे ब्याह करने को कह रहा है। माणिक का मन बहुत आकुल रहा। कई बार उन्होंने चाहा कि सती की ओर जाएं, पर सच बात यह है कि नशेबाज चमन का क्या ठिकाना, एक ही हाथ है पर सिपाही का हाथ ठहरा। इस बीच में एक बात और हुई। यह सारा किस्सा माणिक मुल्ला के नाम के साथ बहुत नमक मिर्च के साथ फैल गया और मोहल्ले की कई बुढ़ियों ने आकर बीजा छिलते हुए माणिक की भाभी को कहानी बताई और ताकीद की कि उसका ब्याह कर देना चाहिए। कई ने तो अपने नातेदारों के सुंदर सुशील लड़कियां तक बताई। भाभी ने थोड़ी अपनी तरफ से भी जोड़कर भैया से पूरा किस्सा बताया और भैया ने दूसरे दिन माणिक को बुलाकर समझाया कि उन्हें माणिक पर पूरा विश्वास है, लेकिन माणिक अब बच्चे नहीं हैं, उन्हें दुनिया को देखकर चलना चाहिए। इन छोटे लोगों को मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। ये सब बहुत गंदे और कमीने किस्म के होते हैं। माणिक के खानदान का इतना नाम है। माणिक अपने भैया के स्नेह पर बहुत रोए और उन्होंने वादा किया कि वे इन लोगों से नहीं घुलेंगे मिलेंगे। 2 दिन बाद 2-3 बार सती आई, पर माणिक मुल्ला अपने घर से बाहर नहीं निकले और कहला दिया कि नहीं है। माणिक अक्सर जमुना के यहाँ जाया करते थे और एक दिन जमुना के दरवाजे पर सती मिली। माणिक कुछ नहीं बोले तो सती रोकर बोली, नसीब रूठ गया तो तुमने भी साथ छोड़ दिया, क्या गलती हो गई मुझसे। माणिक ने घबरा कर चारों ओर देखा। भैया के दफ्तर से लौटने का वक्त हो गया था। सती उनकी घबराहट समझ गई। क्षण भर उनकी ओर बड़ी अजब निगाह से देखती रही, फिर बोली, घबराओ नहीं माणिक, हम जा रहे हैं, और आंसू पोंछकर धीरे धीरे चली गई। उन्हीं दिनों भाभी और माणिक के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि भाभी भैया साफ कह चुके थे कि माणिक को अब कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, पर माणिक पढ़ना चाहते थे। भाभी ने एक दिन जब बहुत जली कटी सुनाई तो माणिक उदास होकर एक बाग में जाकर बरगद के नीचे बेंच पर बैठ गए और सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद उन्हें किसी ने पुकारा तो देखा सामने सती थी, बिल्कुल शांत, मुर्दे की तरह सफेद चेहरा, भावहीन जड़ आंखें। आई और आकर पांव के पास जमीन पर बैठकर बोली, आखिर जो सब चाहते थे वह हो गया। माणिक के पूछने पर उसने बताया कि कल रात को चमन ठाकुर के साथ महेसर दलाल आया। दोनों बड़ी रात तक बैठकर शराब पीते रहे। सहसा महेसर ने बहुत से रुपयों की थैली लेकर चमन उठाकर बाहर चला गया और महेसर आकर सती से ऐसी बातें करने लगा जिसे सुनकर सती का तन बदन सुलगने लगा। और सती बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ी तो देखा चमन उसे बाहर से बंद करके चला गया है। सती ने फौरन अपना चाकू निकाला और महेसर दलाल को एक धक्का दिया तो महेसर दलाल लुढ़क गए। एक तो बूढ़े, दूसरे शराब में चूर, और सती जो चाकू लेकर उनकी गर्दन पर चढ़ बैठी तो उनका सारा नशा काफूर हो गया और बोले, मार डाल मुझे, मैं उफ न करूंगा, मैं तुझ पर हाथ न उठाऊंगा, लेकिन मैंने नकद 500 रुपया दिया है, मैं बाल बच्चेदार आदमी मर जाऊंगा। और उसके बाद हिचकियां भर भर कर रोने लगा और फिर उसने वो कागज दिखाया जिस पर चमन ठाकुर ने 500 पर उसके साथ सती को भेजने की शर्त की थी। और महेसर रोने लगा और सती के जैसे किसी ने प्राण खींच लिया। महेसर के हाथ पांव फूल गए। फिर महेसर दलाल ने समझाया कि अब तो कानूनी कार्रवाई हो गई है, फिर महेसर दलाल सुख से रखेगा वगैरह वगैरह। फिर सती जड़ मुर्दे से सी पड़ी रही। उसे याद नहीं महेसर ने क्या कहा, उसे याद नहीं क्या हुआ। सती चुपचाप नीचे निगाह के नखों से धरती खुरेदती रही और फिर माणिक की ओर देखकर बोली, महेसर ने आज अंगूठी दी है। माणिक ने हाथ में लेकर देखा तो मुस्कुराने का प्रयास करती हुई बोली, असली है। माणिक चुप हो रहे। सती ने थोड़ी देर बाद पूछा कि माणिक उदास क्यों है, तो माणिक ने बताया कि भाभी से पढ़ाई के बारे में चकशक हो गई है। तो सती ने अंगूठी निकालकर फौरन माणिक के हाथ में रख दी और कहा कि इससे वो फीस जमा कर दे। आगे की बात सती के हाथ में छोड़ दे। माणिक ने इसे नहीं स्वीकार किया तो क्षण भर सती चुप रही। फिर सहसा बोली, मैं समझ गई, अब तुम मुझसे कुछ नहीं लोगे, पर बताओ मैं क्या करूं? मुझे कोई भी तो नहीं बताता, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं, मुझे कोई रास्ता बताओ, कोई रास्ता, तुम जो कहोगे मैं हर तरह से तैयार हूं। और सचमुच सती जो अब तक पत्थर की तरह निष्प्राण बैठी थी, पांव पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ी। माणिक घबरा कर उठे पर उसने पांव पर सिर रख दिया और उसने इतना रोई कि कुछ पूछो मत। पर माणिक ने कहा कि अब उन्हें देर हो रही है, तो चुपचाप उठी और चली गई। एक बार फिर वह मिली और माणिक उस दिन भी उदास थे क्योंकि जुलाई आ गई थी और उनके दाखिले का कुछ निश्चय ही नहीं हो पा रहा था। सती ने बहुत इसरार करके माणिक को रुपए दिए ताकि उनका काम न रुके और फिर बहुत बिलक बिलक कर रोई और कहा कि उसकी जिंदगी नरक हो गई है।
उसे कोई राह नहीं बताता। माणिक मुल्ला ने सांत्वना का एक शब्द भी नहीं कहा तो वो चुप हो गई और पूछने लगी कि माणिक को उसकी बातें बुरी तो नहीं लगती, क्योंकि माणिक के अलावा और कोई नहीं है जिससे वो अपना दुख कह सके, और माणिक से न जाने क्यों वो कोई बात नहीं छिपा पाती है। और उनसे कह देने पर उसका मन हल्का हो जाता है और उसे लगता है कि कम से कम एक आदमी ऐसा है जिसके आगे उसकी आत्मा निष्पाप और अकलुष है। माणिक के सामने कोई रास्ता नहीं था, और सच तो यह है कि भैया का कहना भी उन्हें ठीक लगता था कि माणिक का और इन लोगों का क्या मुकाबला, दोनों की सोसाइटी अलग, मर्यादा अलग। पर माणिक मुल्ला सती से कुछ भी नहीं कह पाते थे क्योंकि उन्हें पढ़ाई भी जारी रखनी थी, और इसी अंतर्द्वंद के कारण उनके गीतों में गहन निराशा और कटुता आती जा रही थी। और फिर एक रात एक अजब सी घटना हुई। माणिक मुल्ला सो रहे थे कि सहसा किसी ने उन्हें जगाया और उन्हें आंखें खुली तो सामने देखा सती। उसके हाथ में चाकू था, उसकी लंबी पतली गुलाबी उंगलियों में चाकू कांप रहा था, चेहरा आवेश से आरक्त था, निराशा से नीला था, डर से विवर्ण था। उसके बगल में एक छोटा सा बैग था जिसमें गहने और रुपए भरे थे। सती माणिक के पांव पर गिर पड़ी और बोली, किसी तरह चमन ठाकुर से छूट कर आई हूं, अब डूब मरूंगी पर वहां नहीं लौटूंगी, तुम कहीं ले चलो, कहीं मैं काम करूंगी, मजदूरी कर लूंगी, तुम्हारे भरोसे चली आई हूं। माणिक का यह हाल हुआ कि ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। कविता उविता तो ठीक है, पर वह इल्लत माणिक कहाँ पालते। और फिर भैया ठहरे, भैया और भाभी उनसे 7 कदम आगे। माणिक की सारी किस्मत बड़े पतले तागे पर झूल रही थी, पर आखिर दिमाग माणिक मुल्ला का ठहरा, खेल ही तो गया। फौरन बोले, अच्छा बैठो सती, मैं भी चलूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा। और इधर पहुंचे भैया के पास, चुपचाप 2 वाक्यों में सारी स्थिति बता दी। भैया बोले, उसे बिठाओ, मैं चमन को बुला लाऊं। माणिक गए और सती जितना इसरार को जल्दी निकल चलने को की, कहीं महेश्वर दलाल या चमन ही ना आ पहुंचे, उतना माणिक किसी न किसी बहाने टालते जाएं। और जब सती ने चाकू चमका कर कहा कि अगर नहीं चलोगे तो आज या तो तेरी जान जाएगी या और किसी की, तो माणिक का रोम रोम थर्रा उठा और मनी मन माणिक भैया को स्मरण करने लगे। सती उनसे पूछती रही, कहाँ चलोगे, कहाँ ठहरोगे, कहाँ नौकरी दिलाओगे, मैं अकेली नहीं रहूंगी। इतने में एक हाथ में लाठी लिए महेश्वर और एक हाथ में लालटेन लिए चमन ठाकुर आ पहुंचे और पीछे पीछे भैया और भाभी। सती देखते ही नागिन की तरह उछलकर कोने में चिपक गई और क्षण भर में स्थिति समझकर चाकू खोलकर माणिक की ओर लपकी। दगाबाज कमीना, पर भैया ने फौरन माणिक को खींच लिया। महेश्वर ने सती को दबोचा और भाभी चीख कर भागी। उसके बाद कमर में भयानक दृश्य रहा। सती काबू में ही नहीं आती थी, पर जब चमन ठाकुर ने अपने एक ही फौजी हाथ से पटरा उठाकर सती को मारा तो बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी अवस्था में सती का चाकू वहीं छूट गया और उसके गहनों का बैग भी पता नहीं कहाँ गया। माणिक का अनुमान था कि भाभी ने उसे सुरक्षा के ख्याल से ले जाकर अपने संदूक में रख लिया था। बेहोश सती को भैया और महेश्वर उठाकर उसके घर पहुंचाया और माणिक मुल्ला डर के मारे भैया के कमरे में सोए। दूसरे दिन चमन ठाकुर के घर पर काफी जमाव था, क्योंकि घर खुला पड़ा था, सामान बिखरा पड़ा था और चमन ठाकुर तथा सती दोनों गायब थे। और बहुत सुबह उठकर जो बुढ़िया गंगा नहाने जाती हैं, और उनका कहना था कि एक तांगा इधर से गया था जिस पर कुछ सामान लदा था। चमन ठाकुर बैठा था और आगे की सीट पर सफेद चादर से ढका कोई सो रहा था जैसे लाश हो। लोगों का कहना था कि चमन और महेश्वर ने मिलकर रात को सती का गला घोंट दिया था। प्रणाम, शुभ दिन।